हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय भी वही है, मैरिज में कैसे सुख शांति प्राप्त करें, कैसे सफलता प्राप्त करें। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 53,000 योग होते हैं जिनको कि देखना पड़ता है। जिनमें से 10,000 से ज़्यादा योग तो ऐसे हैं जिनको अगर ना देखा जाए तो मैरिज बिल्कुल नरक बन के रह जाती है। और दो क्या बल्कि 3 परिवारों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। एक तो वर पक्ष की, दूसरा वधू पक्ष की और तीसरा जो उनसे संतान होती है उसकी। तीनों ही पक्ष बुरी तरह, या समझ लीजिए 3 खानदान इससे प्रभावित होते हैं। समझ लीजिए कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम बहुत हल्के से लेते हैं, हंसी ठट्टे में लेते हैं और बस खेल खिलवाड़ समझते हैं। शादी की, तोड़ दी, मारपीट के घर से निकाल दिया या झूठे मुकदमे दायर कर दिए वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, वेद ग्रंथों में कहा गया है कि इसके बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं और कई कई पीढ़ियों तक व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता, उसके खानदान में वर या वधू नहीं टिक पाते। इतना ज़बरदस्त वंश भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं ना, कई दफ़ा लड़कियां ही हो गई, लड़का एक भी नहीं है, वंश एक भी नहीं है। लड़कियों से ही वंश मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है। ऐसा इसीलिए कि ये सब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। और दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी तरह से निर्वाह किया है, देख सोच समझ के शादी की है, तो आपको लड़के लड़की का भरपूर सुख मिलता है, वंश वृद्धि होती है, वंश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और सारे परिवार सुखी संपन्न रहते हैं। देखिए, मोटा मोटी ये तो कोई भी नहीं जानता कि भाई किस तरह से जन्मपति देखें, किस तरह से वर वधू का गुण दशा वगैरह देखें। इसके लिए तो किसी खास विद्वान ज्योतिषी जो विवाह संबंधी समस्याओं और कुंडली के देखने का विशेषज्ञ हो, स्पेशलिटी जिसके अंदर हो, उसी के पास जाना चाहिए। लेकिन खुद भी इसको थोड़ा बहुत हम मोटा मोटी जांच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वर और वधू दोनों को का ही जो है जांच पड़ताल खुद जितना मैक्सिमम हो सके उतनी करनी चाहिए। इसके बाद फिर कुंडली कुंडली देखनी चाहिए कि कुंडली, पहली बात तो कुंडली सही हो, बिल्कुल सही टाइम, सही डेट और सही जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान सब कुछ सही मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। हालांकि आजकल मिलता नहीं, सब लोग गलत देते हैं। फिर उसके बाद वर वधू को, जैसे मैंने कहा था, सामने बैठा करके ही देख करके ही समझ में आता है। 4 तरह के क्वेश्चन भी पूछने पड़ते हैं ताकि उससे मिलाप हो सके कुंडली का, कि कुंडली सही है या नहीं। इसके बाद फिर कुंडली को चेक किया जाता है। शादी में 4 ग्रह मेन होते हैं, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और राहु। इन चारों की दृष्टि देखी जाती है, प्लेसमेंट की कहाँ पर स्थित है और क्या इनका रोल जीवन में है। शुक्र के संग राहु और मंगल आ गया तो भी अनर्थ है। एक खाने में शुक्र, बृहस्पति और मंगल हो गए तो भी अनर्थ है। एक खाने में शुक्र, मंगल और राहु हो गए तो घोर अनर्थ है। इसी प्रकार से 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठे हैं, शुक्र, मंगल, राहु और बृहस्पति, तो भी घोर अनर्थ है। लड़का है लड़की, उसका चाल चलन अच्छा नहीं होगा और एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा विवाह के उपरांत भी विवाहोत्तर संबंध भी उसके निश्चित तौर पे होंगे या बनेंगे। तो इस तरह कई सारे योग होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए और जिनको देखे बिना कुंडली का मिलान बिल्कुल बेकार है और बकवास है। कोई अपने आप को धोखा देने से मतलब है कि अगर आपने कुंडली कंप्यूटर से मिला ली और इतने गुण मिल गए, उतने गुण मिल गए, मंगला मंगली देख लिया, छुट्टी पाई, ऐसा नहीं है। लड़के या लड़की के चारित्रिक विशेषताएं, संतान संबंधी विशेषताएं, मृत्यु संबंधी विशेषताएं, कि भाई लड़के की मृत्यु अकाल मृत्यु तो नहीं है या पत्नी की अकाल मृत्यु तो नहीं है, किसी रोग से, किसी और दुर्घटनावश, किसी और चीज़ से कोई मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, संबंध विच्छेद तलाक का योग तो नहीं है,
बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसको कि बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। अब समझ लीजिए 8वें खाने में, 8वां खाना मृत्यु का खाना होता है, उसमें यदि राहु मंगल या राहु शुक्र की दृष्टि हो जाए तो समझ लीजिए कि बस बंटाढार है। अगर मंगल 8वें खाने में बैठ गया तो बिल्कुल ही बंटाढार है। अब 7वें दृष्टि विवाह का होता है, 7वां खाना विवाह का होता है, 7वां भाव। अब विवाह के भाव में यदि राहु मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो घोर अनर्थ होगा। अब इसके अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग शास्त्रों में दी गई हैं, इनको बताना यहाँ संभव नहीं है। बस मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि आप किस तरह से उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब तक किसी विद्वान ज्योतिषी से आप पूरी संपूर्ण पत्रिका नहीं मिला लेंगे तब तक आपका बिल्कुल बेकार है, कोई यूज़ ही नहीं है शादी करने का। इससे अच्छा तो शादी ना करें, ऐसे मैंने पहले भी कहा था। शादी कोई हंसी खेल नहीं होता, कोई खिलवाड़ नहीं होता। ये 3 परिवार, मैंने कहा 3 खानदान इसमें समाहित होते हैं, 3 खानदानों के भविष्य का सवाल होता है। इसे मैंने पहले भी अभी इसी वीडियो में कहा है कि एक तो पत्नी का खानदान, एक पति का खानदान, और उन पति पत्नी के मिलन से जो संतान होती है उसका अलग अलग से एक पूरा परिवार होता है, पूरा उसका अलग से दुनिया होती है, अलग से समाज होता है, तो उसका भी खानदान, उसको भी देखना चाहिए। इसी प्रकार श्रेष्ठ लगन, श्रेष्ठ मुहूर्त भी ऐसी चीज़ है कि उसको देखे बिना शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे रात्रि की शादी, शाम के बाद जो शादियां होती हैं उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि विशेष प्रकार से होती है। काफ़ी सारे ग्रह एक्टिव होते हैं, शुक्र महाराज हुए, चंद्रमा हुए, आपके बृहस्पति भी हुए, तमाम तरह के ग्रह होते हैं जो उस समय एक्टिव होते हैं और जो शुभ फल प्रदान करते हैं शुभ योगों में, शुभ लगन में। दिन में जो शादियां होती हैं उनमें खास तौर से सूर्य की प्रधानता रहती है। सूर्य जब चमकते हैं तो उनके तेज के आगे सारे ग्रह फीके पड़ जाते हैं, उनका सब प्रभाव सब निष्प्रभावी हो जाते हैं, बहुत कम प्रभाव दे पाते हैं। यानी कि 1 रुपये में 5 पैसे का प्रभाव भी अन्य ग्रहों का दिन में नहीं रहता। तो इसलिए दिन में शादी करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो कि यदि शादी सुबह सुबह हो जाए ताकि सूर्य का प्रभाव कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। दिन में अगर आप करते हैं तो समझ लीजिए कि फिर केवल सूर्य का ही आपको फल मिलेगा, बाकी और ग्रहों का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसलिए वेद पुराणों में जो शाम को दिन छिपने के बाद जो शादियां और उसके मुहूर्त बताए गए हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। हालांकि देर रात्रि में भी शादी नहीं करनी चाहिए, इसका लिए गोधूली बेला से लेकर के और रात्रि 10-11 बजे तक ही, मतलब 12 बजे से दूसरा दिन शुरू हो जाता है तो 12 बजे तक का समय अति उत्तम रहता है। शाम को 6 बजे से 12 बजे 6 घंटे, उसी में ख़ास तौर से सारे मुहूर्त होते हैं, उसी में सारी शादी की रस्में क्रियाएँ करनी चाहिए। और अगर आप पूरी सब क्रियाएँ सब वैदिक दृष्टि से नहीं कर सकते तो खाली कोर्ट मैरिज भी उस विशेष मुहूर्त या लगन में कर लें तो वो भी फलदायी होती है, उसका भी अकारण महत्व है, बहुत अकाट्य महत्व है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों शादी ब्याह को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल हंसी खेल नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक तब तक तसल्ली ना हो तब तक वर वधू दोनों की खास तौर से छानबीन करनी चाहिए। पहले खुद भौतिक रूप से छानबीन करें, उसके बाद फिर कुंडली का भी विश्लेषण करें। उससे कुंडली से मालूम पड़ जाता है कि लड़के या लड़की का चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है, संतान पक्ष क्या है, अकाल मृत्यु तो नहीं है, दुर्घटना तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, कोई वंशानुगत रोग तो नहीं है जिससे बाद में परेशानी हो जाए। नौकरी करनी है, व्यापार करना है, कैसे चलेगा, किसके सहारे चलेगा, कौन भाग्यशाली है, पति भाग्यशाली रहेगा या पत्नी भाग्यशाली रहेगी, वगैरह वगैरह। प्रथम संतान कौन सी होगी, उसके चरण पड़ेंगे तो क्या होगा, विकलांग तो नहीं होगी संतान में, कोई कष्ट कोई दुख तो नहीं होगा, बहुत सारी बातें होती हैं, इसको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए आशा करता हूँ कि आप सही बातों पर विचार करेंगे। और तमाम योग होते हैं, योग को खुद भी देख सकते हैं, कुंडली खोलिए दोनों की मिलाप करिए। 4 ग्रह मैंने बता दिए, मंगल राहु शुक्र बृहस्पति, चारों ग्रहों का, और 7वें खाने का, 7वें खाना विवाह का होता है।
सातवें खाने को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं और ये चारों ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, इनको बहुत मिलाना ज़रूरी है। फिर ये भी ज़रूरी होता है कि मान लीजिए किसी का वर का या लड़के का बुरा वक्त है तो लड़की का अच्छा वक्त होना चाहिए, लड़की का अच्छा वक्त है तो लड़के का बुरा वक्त हो तो वाइस वर्सा, दोनों में ऐसा एडजस्टमेंट हो कि एक दूसरे को संभाल सकें, एक दूसरे को समझ सकें। इस तरह के सैकड़ों योग, मैंने बताया ना 53,000 योग होते हैं, जिनको कि हालांकि देखना संभव नहीं है। देखने वाले देखते हैं, 90% कुंडली उसमें मिसमैच हो जाती है, मैच हो ही नहीं सकती। केवल 10% कुंडली ही ऐसी निकलती हैं जो हर तरह के योगों के मुफीद होती हैं। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा टंटा तो सब में होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जान पर बन आए, संबंध विच्छेद पर बन आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ खास योग निर्धारित किए गए हैं। अच्छे योग भी हैं, बुरे योग भी हैं, तो उनको किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखा करके ही कुंडली को सत्यापन करा के तभी आगे बढ़ना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि ये तो बहुत निम्न घर का है, या लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या ये है वो है, या लड़की के बारे में भी ऐसे सोचते हैं, फिर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि वो हमारे लिए अति उत्तम मैच होता है, सिद्ध होता है। तो इसलिए बहुत सारी बातें देखनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, कुछ और रोचक जानकारी दूंगा। और अगर एक बात और भी ध्यान देने की बात है, जब कहीं से कोई भी मैचिंग ना हो रही हो, शादी लेट हो रही हो और समझ में ना आ रहा हो, तब फिर आप मुहूर्त का, लग्न का सहारा ले सकते हैं कि अच्छे मुहूर्त में करेंगे तो वो गंदे गंदे समय भी अच्छे शुभ में बदल जाता है। अगर अच्छा शुभ मुहूर्त है, शुभ लग्न है, तो अच्छे तो चाहे कितना भी खराब कुंडली क्यों ना हो, थोड़ा बहुत शुभ लग्न का, अच्छे योगों का प्रभाव तो पड़ेगा ही, और वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। इसलिए अगर जब कुछ भी ना हो तो कहते हैं कि साहब अच्छा शुभ योग है, शुभ मुहूर्त है, इसमें जो काम करेंगे सफल होगा, ज़िंदगी भर सफलता मिलेगी उस काम में। इस योग में जो भी आप काम करेंगे उसमें मान लीजिए आपको पूरी ज़िंदगी आप सफल ही रहेंगे, पीछे मुड़ कर देखेंगे ही नहीं। ऐसे योग भी होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में, भाग में हो चाहे ना हो, लेकिन जब आपने उस योग में, उस लग्न में, उस नक्षत्र में, उस विशेष मुहूर्त में जब कोई काम किया है, सफलता मिलनी है उसका तो। पर भाई हर काम का परिणाम तो मिलता ही है, अच्छे में, बुरे में, यस में, नो में। जब ऐसा योग, आप ऐसा लग्न, ऐसा मुहूर्त, ऐसा नक्षत्र देख करके जब कोई काम करेंगे तो जो जिसमें सफलता ही मिलनी है, वो मुहूर्त ही ऐसा है जिसमें सफल होना है, सफल होने वाला मुहूर्त है, तो फिर चाहे शादी हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप सफल ही हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली नहीं भी है, कुंडली सही नहीं में मिल रही है, कुंडली सही नहीं है, आप चाहते हैं कि वहाँ शादी करें, तो फिर आप अच्छे मुहूर्त का सहारा ले करके चाहे कोर्ट मैरिज कर लें, चाहे उसी समय, उसी मुहूर्त पर, उसी विशेष लग्न मुहूर्त पर 7 फेरे ले करके कर लें, वो ज़्यादा सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे और भी हौसला मेरा बना रहे। धन्यवाद।